वेलकम अगेन। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का क्लास। पॉलिटी के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं समझना कि पॉलिटी में आर्टिकल 26 से आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 26 के बाद क्या क्या और प्रावधान है। हम लोग अपने जिस इशू पे हैं वो इशू है कि जो हमारा संविधान में जो रिलीजियस राइट है, जो हमारे संविधान में जो अधिकार है, जो अधिकार बात करता है समता के, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25 तक हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग आर्टिकल 26 पे इस समय पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 26 में 3-4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। उन शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अपने आप बेयर एक्ट को खोलिए एंड सी द आर्टिकल 26 इन द बेयर एक्ट। आर्टिकल 26 में बेयर एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, आप लोग उसको जरा पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए आर्टिकल 26 क्या क्या बात करता है, किस तरह की बात आर्टिकल अनुच्छेद 26 हमारे सामने करता है। आर्टिकल 26 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने की बात किस तरह से कर रहा है। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो 4 महत्वपूर्ण शब्द हमको अनुच्छेद 26 में दिखाई देते हैं, उसमें एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। इसका मतलब क्या हो गया कि एस्टैब्लिश और मेंटेन को हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बोथ वर्ड टुगेदर, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? तो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एक महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द क्या है? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पहला ही शब्द बेयर एक्ट में देखें, इफ यू ओपन द बेयर एक्ट, बेयर एक्ट हमारे सामने खुला हुआ है। पहला ही इंपॉर्टेंट शब्द बेयर एक्ट क्या है? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग बाय एस्टैब्लिश एंड मेंटेन? कि स्टैब्लिश और मेंटेन का मतलब क्या हुआ? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो हमारा अनुच्छेद 26 में पहला शब्द है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। एस्टैब्लिश, मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। एस्टैब्लिश, मेंटेन इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस, चैरिटेबल। ये 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम जब अनुच्छेद 26 को स्टार्ट करते हैं तो अनुच्छेद 26 4 महत्वपूर्ण शब्दों के साथ स्टार्ट होता है। एस्टैब्लिश, मेंटेन, इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस, चैरिटेबल। तो हम जब भी व्याख्या करेंगे इस संविधान के प्रावधान की, तो हम इन 4 शब्दों के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन 4 शब्दों से ही हमारी यह व्याख्या कंप्लीट होगी। अगर हम 26 को शुरू करें सब्जेक्ट टू, इफ यू स्टार्ट दैट आर्टिकल 26 इनिशिएशन सब्जेक्ट टू, उसका मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। जहां भी कोई आर्टिकल स्टार्ट होता है विद द प्रीमाइसेस सब्जेक्ट टू, मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब सब्जेक्ट टू क्या बोल रहा है? आप सब्जेक्ट टू पढ़िए। सब्जेक्ट टू 3 चीज है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। सब्जेक्ट टू क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यह सुविधा दी जा रही है। इट्स क्लियर?
सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को अगर किसी भी तरह से कोई असुविधा होगी, कोई दिक्कत होगी, तो यह जो आपका संविधान का जो आपका अधिकार है आपको प्राप्त नहीं होगा। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? टेल मी। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी, अगर यह तीन चीजों को आप ध्यान दीजिए, अगर यह तीन चीजों को आप तीन चीजों के सब्जेक्ट है, तो पहली बात क्या है, आपके पास एस्टेब्लिश और मेंटेन करने की सुविधा किसको? इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। तो यह रिलीजियस और चैरिटेबल के लिए है। दूसरा, मैनेज अफेयर्स, दूसरा शब्द क्या है? मैनेज अफेयर्स मैटर ऑफ रिलीजन। दूसरा क्या है? मैनेज अफेयर्स एंड मैटर ऑफ रिलीजन। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? लगता कुछ ज्यादा साफ नहीं आ रहा, साफ आ रहा नहीं आ रहा है। मैनेज अफेयर मैटर ऑफ रिलीजन। तीसरा, ओन एक्वायर। देखिए, जब तक आप शब्दों को नहीं तोड़ेंगे आपसे यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चौथा, एडमिनिस्टर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। एडमिनिस्टर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यू गॉट इट? अब बताइए, इसको इंटरप्रेट करिए। जो आपके पास जो यह जो समस्या है, जो आपके पास ये पूरे प्रॉब्लम है, हाउ यू विल हैंडल इट, कैसे आप हैंडल करेंगे? आप जो अनुच्छेद 26 है वो क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। आपके पास ये चार राइट है, राइट ए, राइट बी, राइट सी, राइट डी। अब एक क्या बोलता है? इस्टेब्लिश एंड मेंटेन, दोनों एक साथ पढ़िएगा। इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस चैरिटेबल, यह रिलीजियस चैरिटेबल साथ होना चाहिए। मैनेज अफेयर मैटर ऑफ रिलीजन। ओन एंड एक्वायर, प्रॉपर्टी आप ओन करके कर सकते हैं। एडमिनिस्टर इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। यह आपके महत्वपूर्ण शब्द हो गए जो आपकी व्याख्या को देख रहे हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, अब हम क्या करते हैं, 25 और 26 को जरा कंपेयर करते हैं। 25 और 26 को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी 25, 26 टुगेदर फॉर मोमेंट। जो राइट गारंटी किया गया है बाय आर्टिकल 25 इज इंडिविजुअल राइट। अब जस्ट कंपेयर 25, 26, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 25 इंडिविजुअल राइट, 26 ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। क्लियर हो रहा है? 25 और 26 को समझिए। 25 एक इंडिविजुअल राइट की बात करता है, ये ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी के बारे में बात करता है। क्लियर? नाउ लेट मी कंपेयर आर्टिकल 25 एंड 26। 25 बात करता है इंडिविजुअल राइट की। नाउ ओपन द बेयर एक्ट ऑफ आर्टिकल 25। सी आर्टिकल 25। देखिए, सवाल यहीं से आएंगे, गलत हो जाएंगे, ध्यान नहीं दोगे। 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस। उसमें भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ का है। ऑल पर्संस, 25 में शब्द का इस्तेमाल हुआ है ऑल पर्संस। 25 में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है ऑल पर्संस। 25 में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है ऑल पर्संस। और जो 26 में शब्द का इस्तेमाल हुआ है रिलीजियस डोमिनेशन। इट्स क्लियर नॉट क्लियर? ये क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? 25 और 26 में क्या फर्क है?
तो 25 बात करता है इंडिविजुअल की और 26 बात करता है रिलीजियस डोमिनेशन की। तो 25 और 26 दोनों को हम साथ देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डिनोमिनेशन? व्हाट इज डिनोमिनेशन? व्हाट इज डिनोमिनेशन? डिनोमिनेशन है क्या? इसकी व्याख्या संविधान में नहीं है। इसके लिए हमको डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का समूह। इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम 26 को देखें, जो डिनोमिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह क्या है? यह कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है। कैसे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स? हाउ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स? क्लोज टुगेदर, आपस में जो समाहित हों, आपस में मिले हुए हों। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स क्लोज टुगेदर। हाउ क्लोज टुगेदर? अंडर द सेम नेम। बिल्कुल गणित पढ़ा रहा हूं आपको। एज वी आर लर्निंग द मैथ्स, आई एम ट्राइंग टू टीच यू हिस्ट्री पॉलिटी अंडर द सेम नेम। गॉट इट? अंडर द सेम नेम। रिलीजियस डोमिनेशन जो आर्टिकल 26 में है, यह अपना जो रिलीजियस डोमिनेशन है आर्टिकल 26 में, यह अपनी आधारभूत संकल्पना पाता है धर्म से। तो जो रिलीजियस डोमिनेशन आर्टिकल 26 में है, यह अपनी आधारभूत संकल्पना प्राप्त करता है रिलीजन से। देयरफॉर इट में सेटिस्फाई 3 कंडीशन। देयरफॉर सेटिस्फाई 3 कंडीशन। देयरफॉर इट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। यह 3 शर्तों को इसको पूरा करना पड़ेगा। पहला, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम बिलीफ। पहला क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम बिलीफ। इनके पास सेम सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए। इनकी जो स्पिरिचुअल वैल्यू हो सेम हो, फेथ सेम हो। दूसरा, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या हो गया? कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या हो गया? कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, डिजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम। डिजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम। एक स्वतंत्र नाम के द्वारा इनका नामकरण किया गया हो। तो 3 परिस्थितियों का पूरा होना आवश्यक है अगर अनुच्छेद 26 के तहत आपको वह को सुविधा प्राप्त करनी हो। जो आर्टिकल 26A है, क्लियर हो नहीं हो रहा है? अब आर्टिकल 26 में जो ए है, अगर आर्टिकल 26A को आप देखें तो आर्टिकल 26 में जो इस्टेब्लिश और मेंटेन है, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन, ये दोनों आपको साथ पढ़ने पड़ेंगे। इस्टेब्लिश और मेंटेन दोनों शब्द को एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। इस्टेब्लिश और मेंटेन दोनों को साथ पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? केवल वही इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है जो इस्टेब्लिश भी हो, मेंटेन भी हो। ओनली दोज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड विच इट कैन क्लेम मेंटेन। अगर आपने इस्टेब्लिश किया है
तभी आप मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हो। अगर आपने एस्टैब्लिश नहीं किया है तो आप मेंटेन का क्लेम नहीं कर सकते हो। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपने एस्टैब्लिश नहीं किया है तो आप मेंटेन करने का क्लेम नहीं कर सकते हो। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फेल हो गई मेंटेन के क्लेम करने के लिए। क्यों फेल हो गई? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो एस्टैब्लिश किया गया था वह स्टैच्यूट बाय पार्लियामेंट हुआ था। स्टैच्यूट बाय पार्लियामेंट हुआ था। तो जब एस्टैब्लिशमेंट आपने किया ही नहीं है तो आप मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकते हो। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको एस्टैब्लिश माइनॉरिटी ने नहीं किया था, मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश नहीं किया था। मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, एस्टैब्लिश नहीं किया था। एस्टैब्लिश किसने किया था? एस्टैब्लिश किया था पार्लियामेंट ने, एस्टैब्लिश किया था पार्लियामेंट ने। व्हेन पार्लियामेंट हैज एस्टैब्लिश, मुस्लिम माइनॉरिटी कैन नॉट क्लेम फॉर द मेंटेनेंस। इट्स क्लियर? तो जो अगर सवाल आपका आता है, लेट्स मेक ए क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, who can claim the maintenance of religious denominations? A, who has established it? B, any minority may claim of a minority institution. C, to claim the maintenance, to claim the maintenance, the establishment, to claim the maintenance, the establishment by that minority is required. D, it is not necessary, it is not necessary to claim maintenance, it is not necessary to claim maintenance, it is not necessary to claim, it is not necessary to establish, it is not necessary to establish to claim the maintenance. Answer A, C, B, A, D, C, B, D, D, A, B, C, D। बताइए आंसर कौन? हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन? एक धार्मिक स्थल का मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? ए, हु हैज एस्टैब्लिश्ड इट, जिसने इसको एस्टैब्लिश किया हो। बी, एनी माइनॉरिटी में क्लेम, एनी माइनॉरिटी में क्लेम ऑफ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सी, टू क्लेम द मेंटेनेंस द एस्टेब्लिशमेंट बाय दैट माइनॉरिटी इज रिक्वायर्ड, उस एस्टेब्लिशमेंट के मेंटेनेंस के क्लेम के लिए उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसका एस्टेब्लिशमेंट आवश्यक है। डी,
इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश टू क्लेम द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए माइनॉरिटी डिनोमिनेशन का एस्टेब्लिशमेंट आवश्यक नहीं है। प्रशांत एक ही सही होगा यार, कब सीखोगे जिंदगी में? जब यहां आंसर लिखा हुआ है तो आंसर यहां से दोगे ना यार। आंसर जानना ही जरूरी नहीं है, आंसर कैसे दिया जाता है ये भी जानना जरूरी है। आप लोगों को एक एक चीज सिखानी पड़ती है। आंसर कैसे आप टिक मारोगे ये भी जानना जरूरी है। आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे आंसर टिक मारे, कैसे पढ़ें। देखिए एक लंबा स्ट्रगल है ये। अब लिख देते हो ए सी, जब यहां पे ए बी सी डी का आंसर दिया है तो यूज चूज फ्रॉम हियर ना। तो आंसर ए बी सी डी में आंसर यहां आंसर करो ना भाई। ट्राई टू लर्न हाउ टू आंसर इट। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है ना, आप इतनी ज्यादा मेहनत होती है आपको पढ़ाने के लिए, और जब आप लोग नहीं बता पाते हो इरिटेशन आता है कि यार किया क्या जाए। अब जो 26B है जो क्या बात करता है, मैनेज अफेयर, जो मैनेज अफेयर्स रिलीजन। देखिए आप जब तक एक्ट को तोड़ के पढ़ना नहीं सीखो कोई काम नहीं बनेगा। 26B क्या 3 शब्द है, मैनेज अफेयर रिलीजन, 3 शब्द उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। 3 महत्वपूर्ण से शब्द है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म के मामलों के मुद्दों को स्वयं मैनेज कर सकता है और स्टेट राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है अनलेस दे रन काउंटर टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी। जो 26B है इसको आप पढ़िए। जो 26 का सब्जेक्ट टू, उसमें 3 शब्द हैं, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी। इन 3 चीजों को अगर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो जो धार्मिक संप्रदाय हैं वह अपने रिलीजियस अफेयर को, अपने धर्म से संबंधित मामलों को निपटाने का अधिकार रखते हैं। तो वह अपने धर्म के मामलों को निपटाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन यह जो 26B है ये सब्जेक्ट टू 25(2)B भी है। अब समझने की कोशिश करिए। यहां पे जब सवाल आपका बनाएंगे तो इसको 25(2)B के सब्जेक्ट कर देंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू कि कैसे यह 25(2)B के सब्जेक्ट है, यह आप समझने की कोशिश करिए कि 25(2)B है क्या। अगर आप 25(2)B देखें तो 25(2)B और 26B में एक हार्मोनी आनी चाहिए, एक साम्यता आनी चाहिए। तो जो हमारा अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का जो अधिकार है वह 2 चीजों के सब्जेक्ट है। एक पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी, और दूसरा आर्टिकल 25(2)B। क्लियर हुआ? 25(2)B क्या है? 25(2)B बात करता है सोशल वेलफेयर रिफॉर्म की। यह सोशल वेलफेयर रिफॉर्म की बात करता है। तो जो आपके पास अपने धार्मिक संस्थानों को मैनेज करने की स्वतंत्रता है वह इन पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी के सब्जेक्ट है और सोशल वेलफेयर रिफॉर्म के सब्जेक्ट है।
कि सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी को किसी तरह से क्षति नहीं आनी चाहिए। इट्स क्लियर। अब इसी पे सवाल बनाइए प्री का। मेक द क्वेश्चन ऑफ प्री हैविंग दिस, कि जो हमारा 26B है जो कहता है कि हमारे पास अधिकार है, एक माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि हर रिलीजियस डोमिनेशन के पास अधिकार है कि वह अपने धार्मिक मामलों को अपने तरीके से चला सकता है। उसका यह अधिकार दो चीजों के सब्जेक्ट है, दो अपवाद के तहत है। एक जो 26 की ओपनिंग वर्ड है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। दूसरा जो सोशल वेलफेयर रिफॉर्म है, जो थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। 26B जो है वह लिखा गया है हिंदू रिफॉर्म को लेके। गॉट इट? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? नहीं क्लियर हुआ? इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? तो 26(2)B और 26B इन दो चीजों के सब्जेक्ट टू है। आप ये जरूर ध्यान रखिए किसके किसके सब्जेक्ट टू भी है। तो जो राइट है, जो राइट दिया गया है मैटर ऑफ रिलीजन में, जो वह इंक्लूड क्या करता है? रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट्स एंड सेरेमनीज। तो अब जो रिलीजन का राइट है उसमें क्या क्या है? जो रिलीजन शब्द का इस्तेमाल क्या है? रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट्स और सेरेमनीज। यह तीन चीजों को वह अपने आप में समाहित करता है। रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट्स एंड सेरेमनीज। क्या? जो एसेंशियल पार्ट है, जो एसेंशियल पार्ट है, उस धर्म का एसेंशियल पार्ट है, जो धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन है, उसी के बारे में बात करता है। यह जो राइट है, यह जो राइट दिया गया है, सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 25(2)B। क्लियर हो गया? 25(2)B में जो एक रेगुलेशन है उसके सब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह अगर गुरुद्वारे में कोई क्रिमिनल जाके छुपता है तो उस गोवा गुरुद्वारा यह नहीं कह सकता कि यह हमारा रिलीजियस मैटर है, आप नहीं कह सकते हो। तो स्टेट will away from religion but also impose a positive duty on the state to free many aspects of our life from the control of the religion। क्लियर हो नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? यार किसी को तो क्लियर नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर हो जाना भी ठीक नहीं है। किसी न किसी को तो क्लियर नहीं होना चाहिए। बड़ा आसान सा है, इसमें कोई खास बड़ा मामला है नहीं, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अब आइए, तीसरा पार्ट है ओन एंड एक्वायर द इमोरल प्रॉपर्टी। ओन एंड एक्वायर द इमोरल प्रॉपर्टी। ओन एंड एक्वायर। ओन एंड एक्वायर, तो जो आपका अधिकार है, देखिए यह जो दिया गया है, यह अधिकार किसको दिया गया है? रिलीजियस डोमिनेशन को दिया गया है। तो अगर मैटर ऑफ जहां पर धर्म का मान है तो ओन एंड एक्वायर एंड राइट टू एडमिनिस्टर, दो महत्वपूर्ण चीज है। तो क्लास सी क्या बात करता है? जो क्लॉज सी है बात करता है हैज राइट टू एक्वायर एन ओन प्रॉपर्टी, और डी क्या बात करता है? टू एडमिनिस्टर। दोनों चीज एक साथ बात करती है। तो अगर हम इसको देखें, जो यह राइट टू प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर करने का है, जो सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी ऑफ द 25(2)A, 25(2)A के रेगुलेशन के सब्जेक्ट है।
जो आपका 26 का सीओडी है, जो ओन एक्वायर और प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर करने की बात करता है। अगर आप डी का लास्ट लाइन पढ़िए, अकॉर्डेंस विथ लॉ, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यह जो रेगुलेटरी पावर है 25(2)(a) की, जो आप पढ़े 25(2) में है, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग ऑन एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज। तो जो आपका सी और 26 का सी और डी है, यह सब्जेक्ट टू 25(2)(a) आएगा। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? यू आर एंजॉइंग और नॉट एंजॉइंग? तो यह 25(2)(a) के सब्जेक्ट आएगा। तो जो एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एंड राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी बाय रिलीजियस डोमिनेशन, दो है, रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड रिलीजियस मैटर। देखिए, सवाल इतना कठिन बनाते हैं कि उसको ऐसे बनाना पड़ता है। तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो एक डिस्टिंक्शन है, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन। जो राइट ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन टू मैनेज प्रॉपर्टी है, बीन प्लेस ऑन डिफरेंट फूटिंग फ्रॉम द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। इन दोनों में एक अलग अलग आधार स्तंभ है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में फर्क है। जो पहला वाला है रिलीजियस डोमिनेशन, अगर हम दोनों को देखें, द राइट ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन एंड राइट टू ए मैटर ऑफ रिलीजन, तो जो पहला वाला है, ये फंडामेंटल राइट है जिसको कि वापस नहीं लिया जा सकता है एक्सेप्ट ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 25। इसको आप, ये फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 25 के अलावा, जो आर्टिकल 25 में कंडीशन, उसके अलावा आप इसको वापस नहीं ले सकते हो, यह रहेगा। लेकिन जो तीसरा है, यह लॉ से रेगुलेट हो सकता है। तो आपका दो मामला हो गया, द राइट ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन टू मैनेज इट्स प्रॉपर्टी, ये ए है, ये बी है। राइट टू मैनेज द रिलीजियस, जो राइट टू मैनेज, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर और प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। जो पहला वाला है, जो ए है, यह एक फंडामेंटल राइट है जो कि वापस नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड मेंशन आर्टिकल 25। जो दूसरा वाला है, वह आपका रेगुलेट किया जा सकता है बाय लॉ। यह सब्जेक्ट टू आर्टिकल 25 है, यह लॉ से रेगुलेट कर सकते हैं। अब इस पे सवाल बनाइए प्री का, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? तो जो हमारा यह, हम जो आर्टिकल सी और डी पढ़ रहे हैं, जो हम आर्टिकल सी और डी पढ़ रहे हैं 26 का, जो 26 का हम आर्टिकल सी और डी पढ़ रहे हैं, जो 26 का आर्टिकल सी डी, यह कन्फाइन क्या करता है, एग्जिस्टिंग राइट टू एडमिनिस्टर, एग्जिस्टिंग राइट टू एडमिनिस्टर, एग्जिस्टिंग राइट टू एडमिनिस्टर, एग्जिस्टिंग राइट टू एडमिनिस्टर। जो आपका एग्जिस्टिंग राइट है, जो एग्जिस्टिंग राइट टू एडमिनिस्टर की बात करता है, जो प्रॉपर्टी के संदर्भ में एग्जिस्टिंग राइट है, उसके निर्देशन की बात करता है। जो क्लास सी और डी है, वह कोई नया राइट क्रिएट नहीं करता है,
बट सिंपली प्रोटेक्ट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट, नो न्यू राइट। जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट, जो भी आपके पास राइट है उसका कंटिन्यूएशन रहेगा, बस कोई नया राइट नहीं मिलेगा। जो आपके पास प्रॉपर्टी एडमिशन करने की है उसका कोई नया राइट नहीं मिलेगा, वह जो राइट है उसके सिर्फ कंटिन्यूएशन की बात करेगा। तो जो यह आर्टिकल 26 है यह प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। अगर इफ द राइट टू प्रॉपर्टी हैड नेवर वेस्टेड इन द डिनोमिनेशन और हैड बीन वेल्डी सरेंडर बाय इट, अगर वो लॉस कर दिया गया है तो आर्टिकल 26 क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर आपने कोई राइट लूज कर दिया है, कोई राइट लूज कर दिया है तो वह राइट रिवाइव नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि सवाल इसी में से आएगा और सवाल बनना आसान नहीं होगा, सवाल को सही करना आसान नहीं होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आते हैं आर्टिकल 27 पे। अब हम आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 क्या बात करता है? आर्टिकल 27 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस की। किसी को क्लियर नहीं हुआ? किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सत्य है? इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। बी, इट इज सब्जेक्ट टू public order, health and morality। पहला क्या है? इट इज एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। दूसरा, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। तीसरा इट कैन बी रेगुलेटेड, it can be regulated with respect to इकोनॉमिक। किसी रिलीजियस डोमिनेशन के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सत्य है? इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। It can be regulated with respect to economic activities. D, it can't be regulated on financial activities. Answer A, D, B, C, D, D, A, D। बताइए सर। D, A, it is
ठीक है, चलिए आंसर करिए, आंसर इट। किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सत्य है? इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, it is subject to public order, health and morality, it can be regulated with respect to the economic activities, it can't be regulated on financial activities. बताइए, शालू श्रीवास्तव ऑप्शन बी, जया शुक्ला ऑप्शन बी, अमित अनु यादव ऑप्शन बी, नरसिंह त्रिपाठी ऑप्शन बी। चलिए, हैप्पी टू नो इट्स राइट। देखिए, यह एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्यों नहीं है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी है। इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। देखिए, दोनों एक ही चीज है, ए और बी एक ही चीज है। सवाल को हम और मिक्स करते और टफ हो जाता। दोनों एक चीज है। इट इज एब्सोल्यूट राइट, नो। इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक, यस। It can be regulated with the respect to economic activity. Yes. आप 25(2)A पढ़िए, फाइनेंशियल एक्टिविटी, नो, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल दोनों शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गॉट इट? देखिए, ऐसे ही सवाल आते हैं सिविल सर्विसेज में। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे क्लास को अटेंड करना बहुत मुश्किल काम क्यों है कि बहुत जल्दी क्लास का स्टैंडर्ड ऊपर चला जाता है, तो इसलिए एस्पायरेंट्स को दिक्कत आती है। लेकिन समस्या क्या है, यूपीएससी का स्टैंडर्ड इस तरह का है, हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 किस तरह की बात करता है? आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? आखिर यह संकल्पना संविधान में क्यों लाई गई? कि संविधान में जो संकल्पना है, जो फ्रीडम ऑफ पेमेंट टैक्सेस है, क्यों लाई गई? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ यह है कि किसी भी आदमी को आप कंपेल नहीं कर सकते। कंपेल नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? किसी भी आदमी को आप कंपेल नहीं कर सकते। क्या आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते टू पे एनी टैक्स? फॉर व्हाट पर्पस टू पे एनी टैक्स? किस पर्पस के लिए टैक्स पेमेंट करने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते हो? उसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पर्सन किसी धर्म के या धर्म, रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, इनके प्रमोशन के लिए, रिलीजन एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए आप किसी को टैक्स पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। यह आर्टिकल क्या करता है? यह आर्टिकल हमारे स्टेट के सेक्युलर कैरेक्टर को एम्फेसिस करता है। इट एम्फेसाइजेस द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। हमारे राज्य का एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, उसको यह हमारा जो संविधान का जो एक जो अनुच्छेद है, इस बात को रेखांकित करता है। जो पब्लिक मनी कलेक्ट की जाती है बाय वे ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी स्पेंट बाय स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो पब्लिक मनी हम कलेक्ट करते हैं, जो सरकार करती है, आप उसको खर्च नहीं कर सकते हो टू प्रमोट ए पर्टिकुलर रिलीजन।
टू प्रमोट ए पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो पब्लिक मनी है उसका खर्चा नहीं हो सकता है। इट इज द एसेंस ऑफ आर्टिकल 27। तो जो टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कॉमन बर्डन है। टैक्स क्या है, एक कॉमन बर्डन है। किस पर है, टैक्स पेयर पर है। टैक्स पेयर्स पर टैक्स एक कॉमन बर्डन है, और इस कॉमन बर्डन से जो आप प्राप्त करते हो उसको आप किसी एक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आप खर्च नहीं कर सकते हो। दूसरा शब्द है फी, टैक्स एंड फी। तो अगर जो प्रावधान टैक्स के लिए है, क्या यह फी के लिए भी है? नहीं, फी के लिए यह बाध्यता नहीं। यही सवाल आएगा आपके प्री में, फी के लिए यह बाध्यता नहीं है। फी के लिए बाध्यता नहीं है। जो टैक्स है उसको आप नहीं खर्च कर सकते हो, लेकिन फी के लिए यह बाध्यता नहीं है। टैक्स कॉमन बर्डन है, जो फी होता है वह कॉमन बर्डन नहीं है। वह प्राइमरी होता क्या है, द फी होता है एक पेमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट फॉर सम सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड। ये क्या होता है, इट इज फॉर सम स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड। ये क्या है, इट इज अ कॉमन बर्डन। तो इसलिए अगर आप फी चार्ज करते हो तो आप कर सकते हो, उसमें आर्टिकल 27 आपको रोकता नहीं है। तो जो फी और टैक्स के बीच का फर्क है, उस फर्क के होने के कारण अगर आप किसी इसेंशियल पर्पस के लिए, इसेंशियल सर्विसेज के लिए फी चार्ज करते हो, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए जो एक डिस्टिंक्शन है टैक्स और फी के बीच में, उस डिस्टिंक्शन को देखते हुए जो उड़ीसा के हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट था, उसने जो मीटिंग ऑफ एक्सपेंसेस लिए पैसा इकट्ठा किया वो इकट्ठा कर सकता था। तो आप आंसर क्या हो गया, जो आर्टिकल 27 है वो कन्फाइन है टैक्स पे, फी पे नहीं है। अगर आपके ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर फी एक ऑप्शन आता है, टैक्स एंड, चलिए सवाल बना देते हैं। राज्य किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए कर नहीं लगा सकता। इस तथ्य में क्या सत्य है? ए, कर नहीं लगा सकता। बी, कर लगा सकता है पर फीस नहीं लगा सकता। सी, कर और फीस दोनों नहीं लगा सकता। डी, केवल फीस लगा सकता है। इंग्लिश में कर देते हैं, फॉर द स्टेट कैन नॉट implement the taxes for promotion of a particular religion. What is true for this? A, cannot impose taxes. B, can impose taxes but can't impose fees. टैक्स एंड फीस दोनों ही लगा सकता है, केवल फीस लगा सकता है। आंसर ए। बी, आंसर इट। तो आंसर करिए।
राज्य किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए कर नहीं लगा सकता। इस तथ्य में क्या सत्य है? स्टेट कैन नॉट इम्पोज द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। व्हाट इज ट्रू फॉर दिस? ए, राज्य कर नहीं लगा सकता, ही कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस। बी, ही कैन इम्पोज टैक्सेस बट कांट इम्पोज फीस। बी, he can't impose tax and can't impose fees. D, he can impose only fee, वह केवल फीस लगा सकता है। बताइए। और जल्दी जल्दी करिए। कौस्तुभ ए, जय शुक्ला ए, कुमार सिंह ए, yes, yes, right, right. Right, very good, very good, very good. अब इसको अगर हम और समझने की कोशिश करें थोड़ा इसको और एनालाइज करते हैं। यह जो इशू है लेवी ऑफ फी और टैक्स का, तो फी में मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी सर्विसेज को लेकर लगा सकते हो। तो जो आर्टिकल 25(1) है वह जो परमिट करता है लेजिस्लेशन फॉर प्रोमोटिंग हेल्थ, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, तो क्या होना चाहिए? सच ए लेजिस्लेशन, जो कर या फीस, जो फीस लगाने का लेजिस्लेशन है, सच ए लेजिस्लेशन इज नॉट इनवैलिड इवन अंडर आर्टिकल 25(1) विच परमिट्स लेजिस्लेशन फॉर प्रोमोटिंग हेल्थ, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। समझने की कोशिश करिए। जो ये प्रोविजन है, जो हमारा ये प्रोविजन है, डज नॉट इनवैलिडेट लेवी ऑफ फी। समझने की कोशिश करिए। लेवी ऑफ फी को इनवैलिडेट नहीं करता है। जो लेवी ऑफ फी है, जो यह प्रोविजन है, जो आर्टिकल 27 है, इट डज नॉट इनवैलिडेट लेवी ऑफ फी टू प्रोवाइड सम सर्विस, टू प्रोवाइड सम सर्विस। बड़ा ध्यान सुनिएगा आसानी से। ये सवाल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाई देता हूं। ये सवाल तो नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ है ये, बट लेट मी एक्सप्लेन। टू प्रोवाइड सम सर्विस, कैसी सर्विस? टू प्रोवाइड सम सर्विस। किस तरह की सर्विस की बात हो रही है? कि जो लेवी ऑफ फीस है, जो यह प्रोविजन है आर्टिकल 27, यह डज नॉट इनवैलिडेट लेवी ऑफ फी टू प्रोवाइड सम सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो गया? ए फी कैन बी लिवीड ऑन ए पिलग्रिम्स। इसका मतलब क्या हुआ? ए फी कैन बी लेवीड ऑन पिलग्रिमेज। आपके तीर्थ स्थान पे एक फी को लगाया जा सकता है। ए फी कैन बी लिवीड ऑन पिलग्रिमेज फॉर व्हाट? टू मीट एक्सपेंसेस। किसी रिलीजियस फेयर वगैरह के लिए आपको एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वह लगाया जा सकता है। वह क्यों लगाया जाता है? वह किस लिए लगाया जाता है? सेफ गार्ड, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बहुत आसानी से समझा रहा हूं कि जो फी लगाई जा सकती है फॉर सम सर्विसेज किसी पिलग्रिमेज पे, किस लिए? टू मीट एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस? सेफ गार्ड, हेल्थ, सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर। अब जो यह एक लेजिस्लेशन बनेगा, किसके लिए? फीस लगाने के लिए, इज नॉट इनवैलिड इवन अंडर आर्टिकल 25A। यह इनवैलिड नहीं होगा 25(1)A में भी। क्लियर हुआ? यह 25 में भी यह इनवैलिड नहीं होगा। जो 25(1) है आपका, जो आपका 25(1) है, उसमें भी यह इनवैलिड नहीं होगा। जो आपका 25(1) क्या है? जस्ट सी 25(1), जस्ट सी 25(1). ये क्या है?
freedom of religion. All persons are entitled for freedom for practice propagate of religion. तो जो आपने जो ये फीस लगाएंगे किसी स्पेशल सर्विस के लिए, किसी तीर्थ स्थान पर, इस बात के खर्चे के लिए जो पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ को सेफगार्ड करे, वह इनवैलिड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस लगाई जाती है, अगर सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस लगाई जाती है, तो वह आर्टिकल 27 का वॉयलेट नहीं करती है, वॉयलेशन नहीं करती। क्लियर हो नहीं हुआ? क्लियर हो नहीं हुआ? अगर किसी खर्चे के लिए, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, केयरफुल रीडिंग करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार के सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिलीजियस प्लेसेस है, एंडोमेंट्स है, के लिए कोई फीस लेवी की जाती है तो वह वैलिड होगी। अब ए स्टेट कैन नॉट लिव ए टैक्स फॉर द पर्पस एज देयर इज नो सच एंट्री इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। अब आते हैं एक टफ पार्ट पे, सबसे टफ पार्ट पे आते हैं। स्टेट कैन नॉट लिवी, वाई? जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 है इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। हम इसकी एक पार्ट आते हैं कि स्टेट कैन नॉट लिवी ए टैक्स, स्टेट कैन नॉट लिवी ए टैक्स, क्योंकि लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में कोई प्रोविजन नहीं है। ओनली पार्लियामेंट कैन, ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। द स्टेट कैन ओनली लिव द टैक्स, स्टेट कैन ओनली लिव द टैक्स, स्टेट कैन ओनली लिव द टैक्स। और आर्टिकल 27 हिट नहीं करता है फी लिवीड बाय द स्टेट। क्यों? ऑब्जेक्ट जो होता है उस कंट्रीब्यूशन का, जो ऑब्जेक्ट होता है वह फॉस्टर नहीं करता रिलीजन को, वह फॉस्टर रिलीजन को नहीं कर रहा है। क्योंकि जो फी लगाई जा रही है उससे धर्म के उत्थान प्रसार का नहीं है। यह किसके लिए है? यह सेक्युलर कैरेक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन का, यह सेक्युलर कैरेक्टर है, यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, यह सेक्युलर कैरेक्टर है। इसलिए जो फी लगाई जाती है उस पर कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? बोलिए, किसको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है संविधान पढ़ना। अगर थोड़ा ठीक से पढ़ें तो आप थोड़ा मजे से पढ़ें, बहुत अच्छा है संविधान। मेरे ख्याल से आज इतना ही बहुत करते हैं, क्योंकि 2 क्लास हो जाती है। अपने को भी 2 क्लास में बोलने में बड़ी दिक्कत है। ये 2 क्लास का इशू थोड़ा बड़ा इशू है, लेकिन आप लोगों के भविष्य का सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को दिक्कत? मीनाक्षी को क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखो, इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं ताकि जिन लोगों को समझ ना आया हो वो समझ आ जाए। आर्टिकल जो 27 है वह क्या बोलता है कि आप किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए कोई आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फी आप लगा सकते हैं। क्योंकि फी का कैरेक्टर एक सेक्युलर कैरेक्टर होता है
वह राज्य के प्रशासन से उसका संबंध होता है और उस टैक्स का किसी भी तरह से धार्मिक चीजों से कोई ताल्लुकात नहीं होता। एक और आर्गुमेंट क्या है कि आप टैक्स क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टैक्स जो आपका शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 है, उस शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। इसलिए आप जो राज्य का टैक्स है, टैक्स राज्य नहीं लगा सकता है। मेरे ख्याल से आज के लिए सफिशिएंट है, इतना ही आज के लिए बहुत करते हैं। देखिए, एक क्वेरी आई है, किसी ने लिखा है कि शेड्यूल 4 शेड्यूल 5 समझा दिया जाए, तो कम ऑन द शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5। शेड्यूल 4 एंड 5 आप लोग क्या करिए, जो आंसर है, जो आपके क्वेश्चन है, आप तो कहते हैं यस मयंक, जो टाइम टेबल है वो कौस्तुभ दे रहे हैं, कौस्तुभ चैट में है। आप लोग अपने सवाल कौस्तुभ को भेजिए या चैट पे लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू द कौस्तुभ। और प्रशांत मिश्रा को भी आइडिया है, ये भी सब लिख देंगे। जो शेड्यूल 4 है यह एलोकेशन ऑफ सीट्स का है, जो राज्यसभा की सीटें हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स का है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इसका एलोकेशन है। अगर आप पढ़ें तो साफ साफ है कि जितनी राज्यसभा में सीटों की संख्या है, उस सीटों की संख्या के बारे में शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 5 क्या है? अनुसूचित जनजाति के बारे में है। तो जब संविधान बनाया गया तो ये दोनों शेड्यूल में आएंगे। तो शेड्यूल 4 जो है वह बात करता है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी। तो जितने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में जो सीटों की संख्या है वह शेड्यूल 4 में लिखा गया है। शेड्यूल 5 के बारे में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, जो शेड्यूल ट्राइब के एरियाज हैं उसके बारे में लिखा गया है। यह दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 में है और उन्होंने उसके बारे में सारी जानकारी दी है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा इसी में आपका काम हो जाएगा। अगर इसके अलावा और कोई इशू है आप जरूर लिखिएगा, आप जरूर बताइएगा। आपका कोर्स पूरा हो जाए इसलिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि क्लासेस बहुत ज्यादा चला रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लासेस चला रहे हैं, क्योंकि अपने पास समय ज्यादा है नहीं और कोर्स पूरा करना है। इसलिए जो 2 चैनलों पे क्लास चल रही है और इस समय क्लासों की संख्या जो है 14-15 हो चुकी है और शायद ये थोड़ा दिक्कत करती थी ज्यादा क्लासेस की। तो हम जो अपना फ्रीडम मूवमेंट है शायद बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अगला हफ्ता आएगा ट्यूसडे टू फ्राइडे, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1939 टू 1947 फिनिश हो जाए। सैटरडे को जो अपनी एक करंट अफेयर की क्लास होती है, सैटरडे की करंट अफेयर की क्लास में इस बार हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। हम इकोनॉमिक्स पे मेनली कंसंट्रेट करेंगे, इन्फ्लेशन, आरबीआई। इसको हम क्यों कर रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार इन्फ्लेशन पे न्यूज चल रही है। इन्फ्लेशन पे लगातार 3 हफ्ते से न्यूज चल रही है। उस न्यूज को देखते हुए हम इस इन्फ्लेशन को सैटरडे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट खत्म होगा, फंडामेंटल राइट मेरे ख्याल से कल खत्म नहीं होगा, अगले सैटरडे होगा। दे विल स्टार्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक सवाल है, गुरु गोविंद सिंह के 50 बर्थ पे बिहार गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, क्या मैनेजमेंट के लिए है? नहीं। देखिए, अगर किसी रिलीजियस लीडर की फिलॉसफी के लिए उसके दर्शन के लिए कोई काम किया जाता है तो भारतीय संस्कृति का प्रचार है, वो भारतीय संस्कृति का प्रचार है। अगर आपने जैन धर्म के, यह हो चुका है, जैन धर्म के प्रचार के लिए पैसा खर्चा किया गया, क्यों किया गया? जैन धर्म की जो एक इसका स्थापना दिवस था तो वह महावीर के सिद्धांतों के लिए हुआ है।
सिमिलरली हुआ है गुरु गोविंद सिंह के लिए भी, सिमिलरली हुआ है गुरु नानक के लिए भी। तो अगर आप, ये क्या हो गया, ये सब हमारे भारतीय संस्कृति के भाग हैं। बड़ा अच्छा सवाल है जिसने भी सवाल किया है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के भाग हैं। तो अगर आपने इनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार पे पैसा खर्चा किया, अगर आपने इनकी शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार पे खर्चा किया, तो वह किसी भी तरह से धार्मिक नहीं है, वह भारतीय संस्कृति का प्रचार है। इसलिए यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। इट इज नॉट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अगर आपने किसी भी तरह से खर्च किया है इनके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए, तो यह किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं है। यस, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई टू द हज ट्रेवल। नहीं होगा। देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कौन सा चीज धर्म को प्रोत्साहन दे रहा है, कौन सा संस्कृति को प्रोत्साहन दे रहा है, कौन सा धर्म को प्रोत्साहन दे रहा है और कौन सा संस्कृति को प्रोत्साहन दे रहा है, अगर आप इसके फर्क को समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपने फिर इस सवाल का आंसर कर लिया। अगर यह फर्क आपके समझ में आ जाएगा तो आपका सारा का सारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे ब्रेकिंग ऑफ कोकोनट्स है, परफॉर्मिंग पूजा है, चैंटिंग मंत्रा है, ये सब क्या है, इस किस तरह के फंक्शन है। तो जो हमारा पूरा, अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो समरी क्या रही है कि जो भी चीजें भारतीय संस्कृति का भाग है, जो ये केस हुआ था, ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत हुआ था। तो इसमें यह कहा गया था कि अगर नेशनल करिकुलम में अगर रिलीजियस फिलॉसफी और कल्चर एक पार्ट बनाया जाता है, या आपके आर्टिकल 28 में आएगा, कल मैं 28 पढ़ाऊंगा तो उसमें आपके आ जाएगा। ये जो चैनल है, चैनल के बारे में आपको जानकारी है, चैनल यहां पे लिख देंगे, आप लोग उसको ध्यान में जरूर रखें। और कल शाम को हम लोग 6 बजे फिर क्लास लेते हैं। कोई अगर समस्या हो जरूर आप कुछ करिए। दीपक मिश्रा, जो एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए जो कुछ किया जाता है वह ओवरऑल भारतीय संस्कृति के लिए है। मान लीजिए गुरु नानक सिंह की बात लीजिए आप, तो गुरु नानक की बात लीजिए, तो क्या है, यह किसी सिख धर्म के नहीं है, यह पूरी भारतीय संस्कृति के हैं। जो हज है, हज को क्या माना गया है, यह एक भारतीय संस्कृति का भाग है। जो हिंद इस्लामिक संस्कृति है उसका भाग है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम वही पढ़ाते हैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती। देखिए, अपना यहां पर कोई और ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ ताल्लुकात अपना क्या है, सिविल सेवा परीक्षा कैसे हैंडल की जाए। तो आप लोग अपने को सिविल सेवा परीक्षा तक कन्फाइन करिए, उसके आगे जरूरत नहीं परेशान होने की। तो टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन एट 6 o'clock विद पॉलिटिकल। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कहते हैं फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाए।